आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी तथा अन्य किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। किसने बताया कि धर्मनिरपेक्ष का विलोम शब्द धार्मिक है? परंतु भारत में धर्मनिरपेक्ष का विलोम शब्द सांप्रदायिक है। टी.एन. मदान, राजू भार्गव, सी है आशीष नंदी और थॉमस पंथम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा थॉमस पंथम। ऑप्शन डी इसका सही। देखिए, थॉमस पंथम ने धर्मनिरपेक्ष का विलोम शब्द धार्मिक बताया है, जबकि भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष का विलोम सांप्रदायिक बताया गया है। भारतीय प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अभिप्राय भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा एवं सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव रखेगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए, सूची 1 में दिया गया है भारतीय संविधान की विशेषताएं और सूची 2 में दिया गया है स्रोत। तो दिया है न्यायिक पुनरीक्षण या फिर मूल अधिकार। न्यायिक पुनरीक्षण या फिर मूल अधिकार, तो ये है अमेरिका के संविधान से। देखिए, इसका हो जाएगा 4। फिर एकल नागरिकता, तो एकल नागरिकता जो है वो ब्रिटिश से है। फिर राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये हो जाएगा आयरिश से। और अवशिष्ट शक्तियाँ जो हो जाएगा वो हो जाएगा कनाडा से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हम संविधान के अंतर्गत हैं, लेकिन संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस देश के लिए यह लागू हो सकता है? स्विट्जरलैंड है, भारत है, यूके है या फिर रूस है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम क्या है? देखिए, इसको सही क्रम में करना है। समानता, स्वतंत्रता, न्याय या फिर और भ्रातृत्व। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए पहले न्याय, फिर स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व, ऐसे इसका आएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सी, बी, ए फिर डी। देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है कैसे है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा सभी उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन समस्त व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता अर्थात भ्रातृत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी संवत 2006 आत्मार्पित करते हैं। इस तरीके से बताया गया है। तो ऑप्शन बी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का लोकतंत्र के विचार बहस में पवित्र स्थान है, परंतु यह काम सहिष्णु, कम पंथ निरपेक्ष, कम विधि और अनुसरणकर्ता, कम उदार हो गया है और ये दोनों प्रवृत्तियां लोकतंत्रीकरण तथा अनुदारवाद एक दूसरे से जुड़ी है। यह कथन किसका है? अतुल कोहली, सुनील खिलनानी, फरीद जकारिया और पाल आर ब्रास। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फरीद जकारिया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारत का लोकतंत्र के विचार बहस के पवित्र स्थान है, परंतु यह कम सहिष्णु, कम पंथनिरपेक्ष, कम विधि अनुसरणकर्ता, कम उदार हो गया है। ये दोनों प्रवृत्तियां लोकतंत्रीकरण तथा अनुदारवाद एक दूसरे से जुड़ी है। यह कथन किसका है? तो ये फरीद जकारिया का है। नेक्स्ट है, देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संघ में तनाव वाले क्षेत्र के रूप में पहचान नहीं की गई है? अंतरराज्य परिषद, अनुच्छेद 356, राज्यपाल की भूमिका या केंद्र राज्य वित्तीय संबंध।
कह रहा है कि भारतीय संघ के तनाव वाले क्षेत्र के रूप में पहचान नहीं की गई है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मात्र अंतर्राज्य परिषद, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारतीय संघ के में तनाव वाले क्षेत्र के रूप में जो परिभाषित की गई है या फिर पहचान की गई है वो अनुच्छेद 356 है। राज्यपाल की भूमिका है और केंद्र राज्य वित्तीय संबंध है। अंतर्राज्य परिषद ये तनाव वाला पहचान नहीं है। नेक्स्ट है, किसने भारत के संविधान को सशक्त केंद्रीकरण की प्रवृत्ति रखने वाले एक संघ शासन की संज्ञा दी है? एक संघ शासन की संज्ञा दी है फाइनर, जेनिंग्स, वियर और स्ट्रॉन्ग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेनिंग्स, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आइवर जेनिंग ने भारतीय संविधान को सशक्त केंद्रीकरण की प्रवृत्ति रखने वाले एक संघ शासन की संज्ञा दी है। केसी वीर क्या है? जो वीर है ये केसी वीर क्या है? भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है जिसमें संघीय विशेषताएं नाममात्र की है। ठीक है ना, इस तरीके से इन्होंने बताया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय यानी कि जस्टिस शब्द लागू होता है। यह पद एवं अवसर की समानता के लिए, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय के लिए, राजनीतिक तथा सामाजिक न्याय के लिए या फिर सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक न्याय के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक न्याय के लिए। देखिए भारतीय संविधान की जो उद्देशिका प्रियम्बल में प्रयुक्त न्याय शब्द लागू होता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के लिए। सामाजिक न्याय का आशय क्या है? तो यह समाज के सभी नागरिकों को समान समझा जाना चाहिए और जन्म, मूलवंश, जाति, धर्म, लिंग भेद, नस्ल आदि, संपत्ति या किसी अन्य आधार पर समाज में उनकी प्रतिष्ठा का न्याय के मामलों में विभेद या निर्योग्यता का प्रतिषेध किया जाना चाहिए। आर्थिक न्याय का आशय क्या है? तो ऐसी व्यवस्था का अंत कर दिया जाना चाहिए जिससे कुछ साधन संपन्न व्यक्तियों द्वारा बहुसंख्यक साधनहीन व्यक्तियों का शोषण किया जाता है। राजनीतिक न्याय का अनुच्छेद 326 के द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से इस बात में भिन्न है कि भारत में क्या है? एक लिखित संविधान है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका, इकहरी नागरिकता है, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के प्रावधान है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा देखिए इकहरी नागरिकता। भारत में इकहरी नागरिकता और अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। नेक्स्ट, अपनी स्थापना के समय में भारत के संविधान में कितने धारा और अनुसूचियों को शामिल किया गया है? ये तो सबको पता है, ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ। नेक्स्ट, कौन से निम्नलिखित घटकों के माध्यम से भारत के संविधान में आर्थिक न्याय की अवधारणा प्रदान की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना और राज्य की नीति निर्देशक तत्व। प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए प्रस्तावना और मौलिक अधिकार बिल्कुल नहीं है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य ये सब नहीं है, ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आर्थिक न्याय की अवधारणा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रावधान किया गया है। 36 से लेकर के 51 तक आप सबको पता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देशिका का कौन सा उद्देश्य व्यक्तिवाद समष्टिवाद के मध्य सामंजस्य को विशेषतः सुनिश्चित करता है? न्याय, स्वतंत्रता, समता या फिर बंधुत्व? इसका सही उत्तर हो जाएगा बंधुत्व, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए सूची 1 है और सूची 2 है, इसको मिलान करना है। देखिए संविधान सभा अर्थात विधायी के स्पीकर, संविधान सभा या फिर विधायी के स्पीकर यह गणेश वासुदेव मालवंकर, ये हो जाएगा 3। फिर है संविधान सभा के उपाध्यक्ष वीटी कृष्णमाचार्य, इसका उत्तर हो जाएगा सामने हो जाएगा बी का 2। फिर संविधान सभा के जो सचिव हैं वो संविधान सभा के सचिव एच वी आयंगर ये हो जाएगा, और संविधान सभा के सलाहकार BN राव। ठीक है, इस तरीके से थे, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारतीय संघ में एक नया राज्य सम्मिलित किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन आवश्यक होता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर 9वीं अनुसूची?
इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम अनुसूची, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ राज क्षेत्रों के बारे में उपबंधित किया गया है। संविधान का जो अनुच्छेद 3 है वो क्या कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर का संविधान अब तो खत्म हो गया, कुछ चीज़ें कुछ प्रावधान खत्म कर दिया गया। जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1955 को, 15 अगस्त 1956 को, 26 जनवरी 1957 को या फिर 15 अगस्त 1958 को। तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1957 को, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का जो संविधान था वो 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया था। देखिए 2019 में, ये सबको पता है, लेटेस्ट की चीज़ है, 2019 में जम्मू कश्मीर के इस संविधान को समाप्त करके वर्तमान में इस राज्य को जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। नेक्स्ट है भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों का समावेश किस वर्ष किया गया है? ये तो सबको पता है, कई बार बताया गया, 1976 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों का समावेश किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय भारत के संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख किया गया है? समान संरक्षण, अवसर की समान अवसर, समान न्याय, समाज स्वतंत्रता और समान निर्णय। देखिए जो ऑप्शन बी है समान अवसर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करने का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना में वर्णित आदर्शों को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में यह घोषित किया था कि भारत का संविधान समय और परिस्थितियों के अनुसार संघात्मक और एकात्मक दोनों हो सकता है? ए है राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी और एच सी शीतलवाड़। इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में यह घोषित किया था कि भारत का संविधान समय और परिस्थितियों के अनुसार संघात्मक तथा एकात्मक दोनों हो सकते हैं। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। नेक्स्ट है कि भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता है। भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषताएं हैं, क्या है? संघीय शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का पृथक्करण, स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रधानमंत्री का नेतृत्व और लिखित संविधान। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 3 और 5। 1, 3 और 5 ये विशेषता। देखिए एक है शक्तियों का बंटवारा भी है, शक्तियों का पृथक्करण उस तरीके से नहीं है। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का पृथक्करण नहीं है। हमारे द्वारा जो राज्य कार्यपालिका व्यवस्था के सब एक दूसरे से संबंधित है। और फिर 5वां है लिखित संविधान। नेक्स्ट है भारतीय संसदात्मक व्यवस्था अधिनायक नहीं हो सकता। भारतीय संसदात्मक व्यवस्था अधिनायक नहीं हो सकती क्योंकि राज्याध्यक्ष नाम मात्र का है। राज्य का अध्यक्ष क्या है? नाम मात्र का है। सरकार उत्तरदायी है, सरकार की जवाबदेही है उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए राष्ट्राध्यक्ष जो है नाम मात्र भी है, राष्ट्रपति नाम मात्र होता है और सरकार उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति, सरकार की जवाबदेही भी होती है। तो इसका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संसदात्मक व्यवस्था अधिनायक नहीं हो सकती। भारत के राष्ट्राध्यक्ष नाम मात्र का है। इस व्यवस्था में सरकार और उसका मंत्रिमंडल उत्तरदायी होता है। किसी भी कार्य के लिए सरकार की जवाबदेही होती है। भारतीय संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह के अनुसार कार्य करता है। वास्तविक शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 प्रतिनिधित्व करता है नमनीयता का, कठोरता का, संशोधन की प्रक्रिया का या फिर इनमें से किसी का नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान की संशोधन प्रक्रिया का। भारतीय संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। भारत के संविधान संशोधन की शक्ति संसद को है। संविधान में संविधान संशोधन के लिए 3 प्रकार की शक्तियों का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, अर्थात साउथ अफ्रीका के संविधान की संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। नेक्स्ट है भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 प्रतिनिधित्व करता है नमनीयता का, कठोरता का। नमनीय और कठोरता दोनों का या फिर उपयुक्त में से
कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा नमनीय और कठोरता, दोनों का ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान करता है। संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनको सरल प्रक्रिया के माध्यम से, जबकि कुछ का कठोर प्रक्रिया के माध्यम से संशोधन होता है। इस तरह नमनीयता तथा कठोरता दोनों विशेषताएं संविधान का जो 368 में है ये को व्याख्यायित करता है। इसलिए उत्तर सी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी। जो द्वैध शासन प्रणाली है वो राज्यों में लागू की गई थी। कब लागू की? 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा, या फिर इनमें से किसी के द्वारा नहीं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1919 के अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 1919 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1921 को द्वैध शासन बंगाल, मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश और असम में आरंभ किया गया था। 1932 में उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत का गठन हुआ, उसे भी द्वैध शासन में सम्मिलित किया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू की गई। प्रांतों में क्या गई? प्रांतों में समाप्त करके केंद्र में लागू कर दी गई थी। किसमें? 1935 के अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 प्रदान करता है, क्या करता है? संरक्षण, आर्थिक क्रियाकलाप, सामाजिक क्रियाकलाप या फिर कल्याणकारी राज। इसका उत्तर हो जाएगा कल्याणकारी राज। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 38 लोक कल्याण से संबंधित है। इसमें राज्य से अपेक्षा की गई कि वह अपने नागरिकों के लिए ऐसी व्यवस्था करे जिससे उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके, जिससे लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो। ठीक है, तो ये इस सेट का लास्ट प्रश्न था, आखिरी प्रश्न था। इसके बाद के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए मात्र इतना ही।